बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हम यहाँ पे बलूचिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ के दोस्तों ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं उनकी ये पगड़ी पहन के आज का वीलॉग करूँ। यहाँ पे हम घर बनाने के लिए आए हैं अपने हमवतनों के लिए, और हम 700 मकानात इंशाअल्लाह, ये अच्छी खबर है, 700 मकानात हम बनाने जा रहे हैं। और उसका सामान आज हमने आगाज़ कर दिया लोगों को देने का। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को हमने सामान आज दे दिया है घर बनाने का, उनको फैसिलिटेट कर दिया है। वो कल से अपना घर बनाना शुरू करेंगे, बाकी अगले दिनों में हम देते चले जाएंगे। और इस तरह 700 मकानात 6 अज़ला में बलूचिस्तान के हम बनाएंगे। उसके साथ हम इनके लिए बाकी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान लाए हैं। खैमे हैं, मच्छरदानियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। तो एक लंबा चौड़ा इंतज़ाम है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बलूचिस्तान में भी अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया और हमें ये तौफीक दी कि हम यहाँ पर आकर अपने बहन भाइयों का इस मुश्किल वक्त के अंदर हम उनका हाथ थाम सकें। अब आ जाएँ पॉलिटिकल जो खबरें उनकी तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मरियम नवाज़ साहिबा बार बार ये कहती हैं कि उनको सज़ाए मौत की चक्की में रखा गया था। तो मेरी गुजारिश ये है कि उनकी हुकूमत है पाकिस्तान में, वो जाएं जेल में जाकर और दिखाएं कि कौन सी सज़ाए मौत की चक्की है जहां उन्हें और उनके वालिद को रखा गया था। मैंने तो देखी है जगह, मुझे तो पता है कहाँ पर उनको रखा गया था। नैब में उनको जिन कमरों में रखा गया था वहाँ पर क्या सहूलियात थीं वो भी दिखा दें कि सज़ाए मौत की चक्की कौन सी थी जिसमें उनको नैब में रखा गया। वो हाई क्लास जेल के एरियाज़ थे जहाँ पे इनको रखा जाता था। घर का खाना इनको मैसर होता था, एसी, पंखा, फ्रिज, ठंडा पानी, हर चीज़ इनको मैसर होता था। किताबें, बेड, टेबल, कुर्सी, ये चीज़ें इनको मैसर होती थी और वो बेहतरीन इंतज़ामात के साथ रहते थे। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये आप जेल के किसी भी आदमी से आप पूछ सकते हैं जिससे आपका ताल्लुक़ हो। जब इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि नवाज शरीफ का मैं एसी उतरवा दूंगा, तो वो स्टेटमेंट क्यों दिया था? एसी लगा हुआ था तो उतरवा दूंगा ना। और बाद में पूरा पाकिस्तान चीख रहा था कि नाना मियाँ साहब का एसी मत उतारना, तो नहीं उतारा। तो जिस तरह की सूरत हाल में ये रह रहे थे, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ऐसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है जो सहूलतें इनको जेल में मैसर थीं। और जिसको ये सज़ाए मौत की चक्की कहते हैं अभी अपने पॉलिटिकल नंबर गेन करने के लिए, ज़रा जाकर उसको देखें और लोगों को दिखाएं कि किसको ये सज़ाए मौत की चक्की कहते हैं। और जिस जगह पे ये रहते थे वो तो वीवीआईपी किस्म की जेल थी। बहरहाल वो कह सकती हैं, अब कम इल्मी में वो समझती हैं कि लोग भी कम इल्म है, वो समझती हैं कि लोगों को भी कुछ पता नहीं है। जैसे वो मियाँ साहब को कुछ भी मरियम साहबा कह देती हैं और मियाँ साहब यकीन करते हैं, ऐसे उनको लगता है कि मैं लोगों को भी कुछ भी कहूँगी और वो यकीन करेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया मरियम नवाज़ साहिबा ने। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के 75 सालों में लाखों साइफ़र आए हैं। लाखों साइफ़र आए हैं यानी इसका मतलब है रोज़ाना साइफ़र आ रहे हैं बहुत सारे। ऐसे तो नहीं होता, लाखों साइफ़र तो नहीं आते। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा के बकौल लाखों साइफ़र आए, उनमें से एक भी गुम नहीं हुआ। ये वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हैं। तो अभी जो साइफ़र मौजूद है उसकी एक कॉपी अगर गायब है या आपको लगता है कि वो कोई ले गया उठा के प्राइम मिनिस्टर वाली, तो फिर आप जो दूसरी कॉपी मौजूद है उसके ऊपर तहकीकात करवा लेंगे साइफ़र के अंदर क्या सच है क्या झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाइए, वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, तहकीकात करवाइए, पता चल जाएगा रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में कैसे हुआ। और मरियम नवाज़ ने एक ऐसी बात की है अजीबोगरीब कि मैं हैरान हो गया कि प्राइमरी पास बच्चे को भी पता है कि साइफ़र कहाँ से आया था, लेकिन मरियम नवाज़ को नहीं पता। मरियम नवाज़ ने बयान दिया है आज दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को साइफ़र भेजने से डर रहे हैं। साइफ़र जो है वो ऐसे जैसे कोई पेपर है ऐसा जो दुनिया भेजती है, या कोई ऐसा क्रेडिट है जो दुनिया आपको देती है। शायद मरियम नवाज़ साहिबा को ऐसा लगता है कि साइफ़र कोई इंपोर्ट करने वाली चीज़ है या दुनिया पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करती है। और भाई साइफ़र एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसका दुनिया के दूसरे ममालिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक प्राइमरी पास बच्चे को भी पता है, जो बात मरियम नवाज़ को नहीं पता। मरियम नवाज़ कह रही है कि दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को साइफ़र भेजने से डर रहे हैं। साइफ़र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके अपने मुल्क का सफ़ीर, जो आपका अपना ब्यूरोक्रेट होता है, वो दूसरी दुनिया के साथ मिलकर जो अखज़ करता है उसके ऊपर वो एक कोड के साथ एक डॉक्यूमेंट जारी करता है जिसको साइफ़र कहते हैं। और उसमें एंड पे वो रिकमेंडेशन भी दे देते हैं बाद औक़ात। साइफ़र पाकिस्तान का अपना डॉक्यूमेंट होता है। जिस मुल्क को साइफ़र मौसूल होता है वो उस मुल्क के अपने लोग साइफ़र भेजते हैं। दूसरे ममालिक पाकिस्तान को क्यों साइफ़र भेजेंगे?
क्या डोनाल्ड लू पाकिस्तान को साइफर भेजेगा? ये साइफर असद मजीद ने भेजा था। मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। उनकी पार्टी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने अपना वक्त कॉलेज स्कूल में अच्छे तरीके से गुजारा है, उनको चाहिए कि वो मरियम नवाज साहिबा के पास जाएं, बैठकर उन्हें बताएं कि साइफर एक्चुअली होता क्या है, इसके स्पेलिंग क्या है, ये किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है, कैसे ये वजारत खारजा को आता है, फिर वजारत खारजा से कैसे ये किस किस जगह पे जाता है और इसकी कितनी कॉपीज़ होती हैं, वो कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं, इसकी क्या अहमियत होती है, इसके कोड्स की क्या अहमियत होती है। ये सारी बातें मरियम नवाज साहिबा को ट्यूशन पढ़ाई जानी चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए। वरना ये इस तरह के बयान देके तो वो प्राइमरी के बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती करवा रही हैं कि दुनिया के मुल्कों ने हमें साइफर भेजने से वो डर गए हैं और वो अब हमें साइफर नहीं भेज रहे। नहीं, साइफर ना हो गया डॉलर हो गए, या साइफर ना हो गया कोई ऐसी खाने वाली चीज़ हो गई कि दुनिया के मुल्क अब पाकिस्तान को नहीं भेज रहे कि ये गुम कर देते हैं, या कोई सोने के जेवर हो गए जो अब लोग नहीं हमें भेज रहे, कोई तोहफे हो गए। और ये साइफर आपके अपने मुल्क का सफ़ीर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी वजारत खारजा को भेजता है। बहरहाल मरियम नवाज साहब कुछ भी कह सकती हैं। एक और खबर है, बड़ी खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक है। उन्होंने एक रिमार्क्स में एक बात की है। फैसल वाडा का केस वो सुन रहे थे, ताहयात नाअहली का। फैसल वाडा के केस में फैसल वाडा साहब को ये लगता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और उन्हें जो ताहयात नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके बाद उनको एक जवाब बनाकर 2 साल के बाद नाअहल कर दिया गया। तो इसमें फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दी, उसके ऊपर समाअत हो रही थी, 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है और अमली तौर पर तो इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, हर उस चीज़ को वैसे पाकिस्तान के कानून में से ख़त्म कर देना चाहिए जिसकी मौजूदगी में एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को ब्लैकमेल कर सके। ये नहीं एक तलवार लटकाई जाती है सियासतदानों के ऊपर कि हम आपको नाअहल कर देंगे, आपकी पार्टी को फारिग कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वरना आप हमारी बातें माने। तो जितने भी खौफ मौजूद हैं सियासतदानों के ऊपर, जितना डर सियासतदानों के ऊपर मुसल्लत किया जाता है, उन तमाम चीज़ों को वैसे कानून में से ख़त्म ही कर देना चाहिए ताकि सियासतदान भी खुल के काम कर सके, जैसे पाकिस्तान में ताकतवर हल्के बाकी काम करते हैं। इससे फ़र्क तो वैसे पड़ता नहीं है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए तो क्या फ़र्क पड़ा, वही अपनी पार्टी चला रहे हैं, उन्हीं की पॉलिसी चल रही है, वही सारा कुछ कर रहे हैं। इमरान खान साहब को आज नाअहल कर दें, पीटीआई को कौन चलाएगा? इमरान खान चलाएंगे। जरदारी को बिलावल को कर दें तो उनकी पार्टी कौन चलाएगा? वो दोनों बाप बेटा चलाएंगे। तो अगर फजलुर रहमान को भी करेंगे तो वो भी अपनी पार्टी चलाएंगे। तो नाअहली से कोई फ़र्क जिस मुल्क में नहीं पड़ता, वहाँ पर आप नाअहल फिर करते क्यों हैं? और सिर्फ एक दबाव डालने का एक प्रेशर है, मेरे ख्याल में इसको ख़त्म ही कर दे तो अच्छा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं, लेट्स सी वो इसके बारे में आइंदा क्या कहते हैं और ये मामला किस तरफ जाता है। उधर लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ खबरें हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब पे चढ़ दौड़े हैं। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ बातें की थी, इसहाक डार साहब के इक़दामात को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। मिफ्ता इस्माइल साहब ये समझते हैं कि उनकी पार्टी ने उनसे बड़े गलत फ़ैसले करवाए हैं और जो रिलीफ वो दे सकते थे पाकिस्तान की कौम को, वो इनको नहीं देने दिया गया। जानबूझकर डॉलर को और पेट्रोल की कीमतों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया उनके दौरे हुकूमत में, जब वो मौजूद थे वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर, और उस सारे दबाव को रिलीज़ कर दिया गया जिस वक्त इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना बने पाकिस्तान के, और उनको इजाज़त दे दी गई। और ताकतवर हल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब का एतमाद बहुत बुलंद है। तो उन्होंने इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि IMF के साथ जो डील है उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है इसहाक डार साहब ने, तो अल्लाह खैर करे। इस पर इसहाक डार साहब ने अब जवाब दिया है निजी TV से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि अब IMF को मैंने डील करना है, मिफ्ता इस्माइल ने नहीं डील करना, और मुझे डील करना आता है और 25 साल से डील कर रहा हूँ। तो डार साहब, जैसा आपने IMF को डील किया है, पाकिस्तान की दुर्गत भी बनी है और पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क आपने किया है माजी में भी, और ऐसा लगता है कि अब भी आप उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने उस दिन ग्राफ्स के साथ दिखाया था, आदाद शुमार के साथ दिखाया था कि कैसे कैसे इसहाक डार साहब के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बल्कि इसहाक डार साहब के दौरे हुकूमत में आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे जाती हैं और आपके मुल्क का नुकसान होता है। हर मरतबा आपके मुल्क का नुकसान होता है, पाकिस्तान का खसारा बढ़ता है और ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं। ये खूबी इसहाक डार साहब की है और वो हमेशा इसी तरह करते हैं। बहरहाल इसहाक डार साहब से इस मरतबा भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब लाइन क्रॉस कर रहे हैं और उन्होंने उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। ये लड़ाई एक्चुअली जो है ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की लड़ाई है, जिसको मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार लड़ रहे हैं।
या आप इसको ये कह लें कि ये एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, तो वो जो दूसरा ग्रुप है लंदन ग्रुप, ये उनके बीच की एक लड़ाई है जिसको मिफ्ताह इस्माइल और इसाक डार के अंदर लड़ा जा रहा है। इस पे पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा आईएमएफ प्रोग्राम पे जो मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं और जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं इसाक डार के और मिफ्ताह इस्माइल के, ये आईएमएफ प्रोग्राम पर पेचीदगियाँ पैदा करेंगे। तारीख की सबसे अहम टीम इस वक्त पाकिस्तान को चला रही है, आधी काबीना के पास महकमे ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, जब आप किसी को वज़ीर बनाते हैं ना, तो आप ये सोच कर बनाते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मुझे हाउसिंग में इस आदमी की ज़रूरत है, इसका बड़ा तजर्बा है, इसको वज़ीर बना रहे हैं, ये इसको बेहतर करेगा। रेलवे में एक आदमी की ज़रूरत है, इसको वज़ीर बना रहे हैं, ये इसको बेहतर करेगा। पहले वजारत मौजूद होती है, फिर उसका वज़ीर लाया जाता है, फिर उससे काम लिया जाता है। हवाई जहाज़ के लिए या एविएशन के लिए हमें एक वज़ीर चाहिए जो इसको बेहतर करे। मवासलात के लिए हमें एक वज़ीर चाहिए जो उसको बेहतर करे। कम्युनिकेशन के लिए हमें एक वज़ीर चाहिए जो उसको बेहतर करे। आईटी के लिए हमें एक वज़ीर चाहिए जो उसको बेहतर करे। लेकिन यह उल्टा काम हो गया। वज़ीरों का लंडा बाजार लगा हुआ है। लगभग 74 वज़ीर मौजूद हैं वफाकी काबीना में, और उनमें से आधों के पास वजारतें ही नहीं हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने दोबारा क्लेम किया। आधे वज़रा के बाद, बेशतर वज़रा के बाद वजारतें, उनको पता ही नहीं उन्होंने काम क्या करना है। सिर्फ वज़ीर बन गए, गाड़ी मिल गई, दफ्तर मिल गया, झंडा लग गया, बड़ा वाला घर मिल गया, प्रोटोकॉल मिल गए, वज़ीर की नंबर प्लेट लग गई और एक ताकत का एक इस्तारा बन गया कि मैं वज़ीर बन गया हूँ। ये क्या चल रहा है? ये तो वज़ीरें बांटने, वजारतें बांटने वाला काम हो गया। यानी वजारत दी जाती है काम करने के लिए, इधर वजारत दी जा रही है करने के लिए काम ही नहीं है। यानी लंडा बाजार वजारतों का खुला हुआ है। 74 वज़ीर हैं और वजारतें 40 भी नहीं हैं। आधों के पास जो है वो महकमे ही मौजूद नहीं है। ये ऐसे चल रहा है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ सबको खुश करना चाहता है और सबको खुश करने के साथ साथ टाइम गुजारना चाहता है। अब इस तरह का टाइम गुजारना है तो फिर तो कोई भी हुकूमत टाइम गुजार देगी। इमरान खान साहब ये करते कि एमकेएम के 7 बंदों को वज़ीर बना देते, काफ लीग के 4 बंदों को वज़ीर बना देते और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 बंदों को वज़ीर बना देते। वो सिर्फ ये 12-13 वजारतें ज़्यादा दे देते, कभी भी इमरान खान की हुकूमत ना जाती। लेकिन वो रजीम चेंज ऑपरेशन होना था और उसके लिए ताकतवर हलकों को बहुत सारा कुछ करना भी पड़ा, तो वो रजीम चेंज ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया। बहरहाल ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है और अब वो लॉन्ग मार्च को रोकना चाह रहे हैं और उसके लिए कुछ हिकमत-ए-अमली बनाई है। मीटिंग की गई, उसमें रेंजर्स शामिल थी और रेंजर्स के हेड थे और पुलिस थी और वजारत दाखिला के लोग थे। इन्होंने तय किया कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को नहीं आने देंगे। वैसे लॉन्ग मार्च मेरी इत्तला के मुताबिक शायद लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आना भी नहीं चाहता। वो इस्लामाबाद में आए बगैर बहुत कुछ कर सकते हैं और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फ़ौज को इस्लामाबाद में तैनात करने का फ़ैसला किया गया। आर्टिकल 245 के तहत एफसी को तैनात किया जाएगा, रेंजर्स को, सिंध पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस को। और अपने आप को धोखे में ये कहकर रख रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार मुजाहिरीन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। उधर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मालूम है और मैं जानता हूँ कि 25 मई को किसके कहने पर हमारे ऊपर शेलिंग हुई है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पुलिस के कहने के ऊपर इतना ब्रूटल जो है वो टॉर्चर नहीं हो सकता। ऐसी हुकूमत की, ये हुकूमत के कहने के ऊपर पुलिस ये सारा कुछ नहीं कर सकती, ऐसी हुकूमत के जिसने रहना ही नहीं है। तो इमरान खान साहब को पहले भी शक था कि बहुत ताकतवर लोगों ने, और उनके पास शवाहिद भी उनके बकौल मौजूद हैं और उनके साथियों के बकौल, और वो लोग इसके इशारे भी देते रहते हैं कि बहुत ताकतवर लोगों ने हुक्म दिया था पुलिस को, जिसकी वजह से पुलिस ने उनके ऊपर 25 मई को टॉर्चर किया है। इस तशद्दुद के पीछे और इस शेलिंग के पीछे उस वक्त की हुकूमत की इतनी पसली नहीं थी कि वो ये सारा कुछ कर सकती, जितने बड़े पैमाने के ऊपर वो तशद्दुद और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, घरों में छापे और शेलिंग्स हुई थी। बहरहाल ये इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है। अब देखते हैं कि वो इसके बारे में खुलकर कब बोलते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने यह कहा है कि लॉन्ग मार्च आने वाला है और ये जो महीना है इसके तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च आ सकता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की मालूमात को मैं खुफिया रखूँगा, वो इसलिए कि मेरे फ़ोन टैप हो रहे हैं और मैं इस मामले को खुफिया रखना चाहता हूँ और अचानक लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और लोग फिर निकलेंगे इस्लामाबाद की जानिब। लेट्स सी वो इस सारे को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को इस सब सूरत हाल में एक अजीब सा सांस चढ़ा हुआ है और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। इकॉनमी उनसे संभली नहीं है, लोग उनसे नाराज़ हैं, इलेक्शन में वो जाना नहीं चाहते, केसेस ख़त्म करके भी बदनामी अपने सर पे ले रहे हैं और बड़े भोंडे बयानात देकर, यानी उनकी ज़बान की बदतमीज़ी से आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में कि वो किस जलते हुए तवे के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी जावेद लतीफ़ का अगर आपका आज स्टेटमेंट आप देख लें जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में कि हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत में बैठाया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी।
वैसे जावेद लतीफ़ भी उनमें से एक है जिसको वजारत मिल गई है, ओहदा कोई नहीं मिला, यानी वजारत ही है, उसको पोर्टफोलियो कोई नहीं है। वज़ीर तो बन गए हैं लेकिन महकमा कोई नहीं उनको दिया गया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।